हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जोन। जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 20 दिसंबर को टेक्नीशियन का पेपर हुआ है और उसमें जो सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ में, और इसमें दिया गया आंसर 100% करेक्ट है। साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी बताया जा रहा है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए वीडियो को देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, और त्वरण कहते किसको, त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है, ऐसे एसिलरेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसे एसिलरेशन कहते हैं। और त्वरण होता क्या है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, तो त्वरण या फिर एसिलरेशन कहते हैं। और जो निगेटिव त्वरण होता है उसे हिंदी में मंदन कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे है जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन से नंबर के, कितने नंबर के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये 91 नंबर के, 51वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, तो 51वें नंबर के हैं। और आपको पता है कि डीवाई जो चंद्रचूड़ थे वो 50वें नंबर के थे। माननीय जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो 50वें नंबर के अपने सीजीआई हैं, जबकि 51वें नंबर के कौन है, तो संजीव खन्ना। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि साल 2023 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब ने किस टीम को हरा करके खिताब जीता था। तो यह खिताब जीता है बड़ोदरा को हरा करके। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो किसने जीता है, तो पंजाब ने जीता है। और किसे हराया, तो बड़ोदरा को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। जो 8वां भारत जल सप्ताह है उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट को जान लेंगे कि 8वां जो भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन किसने किया था, तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और 8वां भारत जल सप्ताह का विषय क्या है, जो 8वां भारत जल सप्ताह है उसका विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। जो 8वां जल सप्ताह है उसका विषय क्या है, तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किस नंबर का था, किस क्रम का था। 2024 में जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की घोषणा हुई है वो किस नंबर का था। अब तक कितने मतलब हो चुके हैं, 69 हो चुके थे। इस पर वाला कितना नंबर का है, 17th है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 नवंबर 2024 को कहाँ से देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है, यह लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। अगला जो प्रश्न है, कार्बन की वह संपत्ति जिसके कारण, कार्बन की वह संपत्ति गुण यहाँ पे कर देते, कार्बन का वह गुण जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधन बनाने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन का गुण क्या होता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाने का। चूंकि कार्बन के बाहरी कोश में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आयोडीन थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और वह ग्रंथि जो थायरोक्सिन जारी करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, वह कौन सा ग्रंथि है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है, तो ये हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। अगला देख रहे होंगे बार बार हर शिफ्ट में W=Fs इक्वेशन पूछा ही जा रहा है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो बल इंटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, जहाँ पे W क्या हो गया, वर्क है, F क्या है, तो फोर्स है, और S क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, यहाँ पे होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में, या तो प्रश्न नहीं पाई जाती है या तो फिर ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में था गोल्ड,
प्लेटिनम, कॉपर या फिर सिल्वर, तो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो आपका जो है सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर, ये सब क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि कॉपर जो है अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सही आंसर कॉपर हो जाएगा। तो सोना, प्लेटिनम, चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए प्रकृति में क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चूंकि किसी से रिएक्शन करता नहीं है। आगे है, वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो वैद्युत धातुकर्मीय विधि का उपयोग उच्च विद्युत धनात्मक सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, तो उच्च विद्युत धनात्मक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें से जो ऑप्शन रहा होगा वो ऑप्शन सही है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। आगे देखें कुछ पॉइंट, तो इन पॉइंट से भी एक प्रश्न था कि द्विलिंगी पुष्पों को पूर्ण पुष्प भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया अगर पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, तो द्विलिंगी पुष्पों को। इसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। द्विलिंगी पुष्प स्वयं परागन करते हैं, वही एक लिंगी पुष्पों में या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है, लेकिन दोनों ही नहीं होते हैं। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीते में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं, इसलिए पपीता के पेड़ में देखते होंगे फूल तो सब में आ रहा है, लेकिन सब में फल नहीं उगता है। आगे देखेंगे द्विलिंगो पुष्पों का उदाहरण क्या हो गया। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों, गुलहड़, लिली और सूरजमुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख किसी वस्तु को द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना कर दिया जा रहा है, 4 गुना कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r² होता है, जहाँ m1 पहले वस्तु का m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको लग रहा होगा मेहनत किया गया है, क्वेश्चन वही पूछा गया था जो बता रहे हैं, ठीक ना, जो डिस्कशन किया जा रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। आगे जो प्रश्न था कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी को पता है 7 होता है, और विलयन का जो पीएच मान होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 है तो उदासीन हो जाएगा, 0 से लेकर के 7 तक है तो अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, और वहीं 7 से लेकर के 14 तक है तो 7 से ज़्यादा है तो ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक, ठीक, पीएच 7 वाला क्या हो जाएगा, उदासीन। 7 से ज़्यादा होने पे क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम होने पे क्या हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा। आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में अम्लीय क्षारीय से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सिर से विभज्योतक उत्तक पौधे की जड़ों और तनों की क्या बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में था मोटाई, गोलाई, चौड़ाई या फिर लंबाई। तो शीर्ष विभज्योतक उत्तक जो है ये पौधों की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। किसको बढ़ने में मदद करता है, तो पौधे की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। यह ऑक्सिन नामक हार्मोन पैदा करता है जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। आगे क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जो कॉपर ऑक्साइड है Cu है, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आप देख सकते हैं समीकरण यहाँ दिया हुआ है, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, और साथ ही साथ जल बनाता है। तो आंसर हो जाएगा कॉपर क्लोराइड एवं पानी बनाता है। ठीक, आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, और प्रकृति में किस प्रकृति का है, तो क्षारीय है, यानी इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से क्या बन रहा था, तो कॉपर क्लोराइड और पानी बन रहा था। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कॉपर क्लोराइड घुलनशील होता है और
नीले हरे रंग का होता है। किस कलर का होता है? तो नीले हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था कि अमीबा में द्विविभाजन बाइनरी फिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अमीबा में द्विविभाजन के जरिए अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन। और अमीबा में द्विविभाजन के दौरान कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और दो समान संतति कोशिका बनाता है। इसके अलावा अमीबा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपने आकार को बदल सकता है। अमीबा में कोशिका की गति सीडोपोडिया के जरिए होती है। किसके जरिए? तो सीडोपोडिया के जरिए होता है। अमीबा में कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभाज्य संख्या 61 से लेकर के 100 तक दूसरी सबसे छोटी, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 61 से लेकर के 100 तक में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है? 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 है। इसमें दूसरी सबसे छोटी बोला रहा है। सबसे छोटा तो ये हो गया। दूसरा सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो 67 हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी, पहला सबसे बड़ा तो 97 हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो 89। इस प्रकार सही आंसर 67 एवं 89 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन में शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन कायिक प्रबंधन में शामिल नहीं होता है? ठीक, तो देखते हैं कि जब किसी पौधे के कायिक या वर्धी भागों में जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है तो इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और यह अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। कायिक प्रवर्धन के कुछ उदाहरण हैं। आलू के कंद की कलिकाओं से नए पौधों का जन्म और अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधों का जन्म। ठीक, गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? ठीक, जब गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? तो त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है। 3 कक्षीय, आप पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। 3 कक्षीय हृदय अधिकांश उभयचरों और सरीसृपों में पाया जाता है। एक्सेप्शन में कौन सा है? मगरमच्छ। आगे था कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आगे, पुरुष प्रजनन अंग कौन सा भाग सही है? ठीक है, पुरुष प्रजनन अंग का कौन सा भाग सही है? तो आपको पता है प्राथमिक पुरुष प्रजनन अंग क्या है? तो वृषण है, जो कि 2 अंडाकार अंग है जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है। यांत्रिक ऊर्जा को आपको पता है मुख्यतः 2 भाग होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एल्किन का उदाहरण कौन सा है? तो एल्किन के बारे में आपको पता है CnH2n होता है। एल्किन क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्केन क्या होता है? तो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक या अधिक द्विबंध होते हैं। एल्किन्स का सामान्य सूत्र CnH2n है और एग्जाम्पल है इथाइलिन C2H4। आगे है, सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? अगर सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? तो सोलेनॉइड में जब करंट बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। यदि प्रकाश की एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है तो क्या होगा? प्रकाश का एक किरण है, आपतित किरण है, अवतल दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है तो क्या होगा? तो दर्पण की सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा? तो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो 28 तारीख का जो पेपर हुआ था, 28 दिसंबर का पेपर था सेकेंड शिफ्ट का, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी प्रश्नों को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पुनः मिलते हैं आप लोग के समक्ष 28 दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।